हेलो गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड यूनियन। तो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कोई चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट करना एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आता है या कोई न्यू कॉन्सेप्ट का वीडियो आता है तो आपको पता चल जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड यूनियन के बारे में। तो ट्रेड यूनियन क्या होता है? एकता के ऊपर बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है। यूनिटी इज स्ट्रेंथ इसका मूल मंत्र है, इसका मेन फंडामेंटल थ्योरी है। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन आया कहाँ से? देखो, ट्रेड यूनियन आता है एक कॉन्सेप्ट से। तो अब उस कॉन्सेप्ट को हम पढ़ते हैं कि हर एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है, अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहता है एंड कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता है, लागत को कम करना चाहता है। ऐसा करने के लिए वो कई बार क्या करते हैं, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना चालू कर देते हैं। कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं? उनसे काम ज़्यादा करा देते हैं लेकिन वेजेस उनको एक्स्ट्रा देते नहीं है या फिर कम वेज कर देते हैं उनकी। ठीक है, तो जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो जाती है, मतलब वर्ष हो जाती है, तो वर्कर्स क्या करते हैं, अपनी आवाज़ उठाना चालू कर देते हैं। और जब वर्कर्स ने पहली बार ऐसा करना चालू किया था, तभी से ट्रेड यूनियंस का उदय हुआ, तभी से ट्रेड यूनियंस आई हमारी। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस था जो कि धीरे धीरे डेवलप करके आज बहुत बड़ी बड़ी ट्रेड यूनियंस है। जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं लाइक यूएसए है, जापान है एंड यूके है, वहाँ की ट्रेड यूनियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बट इंडिया में ट्रेड यूनियंस के बारे में भी सभी लोग नहीं जानते और इंडिया की ट्रेड यूनियंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। क्यों? उसके कारण है, एक तो यहाँ की लेबर जो है ना, इलिटरेट ज़्यादा है। ठीक है, पढ़ी लिखी कम है वहाँ यहाँ की लेबर है, और इसलिए किसी के भी बहकावे में आ जाती है और अपना ही नुकसान करवा लेती है, इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाते। ठीक है, नेक्स्ट आउटसाइड लीडरशिप, जैसा कि मैंने बताया कि किसी के भी बहकावे में जाते, तो जो बाहर की पार्टी होती है ना, बाहर के लोग अपने निजी मतलब के लिए उनको इन्फ्लुएंस कर देते हैं और गलत फ़ायदा उठा लेते हैं एम्प्लॉयज़ का, जिस वजह से ट्रेड यूनियंस सक्सेसफुल नहीं हो पाती हैं और स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती हैं। तो अब ट्रेड यूनियन के बारे में जानते हैं। ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं एम्प्लॉयज़ की, जो कि एम्प्लॉयज़ के सेवरल बेनिफिट्स के लिए काम करती है। और ट्रेड यूनियन होती है कंटिन्यूस एसोसिएशन होती है, जो कि एम्प्लॉयज़ की वर्किंग लाइफ को अच्छे से मेंटेन करने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए काम करती है। इसमें वेज अर्नर्स आते हैं मेनली। देखो, इसमें क्या होता है, लोअर लेवल के जो अपने एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनकी ट्रेड यूनियन होती है मेनली। ठीक है, अगर आप कॉर्पोरेट सेक्टर में देखेंगे तो जो कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं ना, सूट वूट वाले, ठीक है, मैनेजर्स के लिए या फिर सुपरवाइजर, इन सब की कोई ट्रेड यूनियन नहीं होती। जो अपने फैक्ट्री के वर्कर्स होते हैं, लोअर लेवल के वर्कर्स होते हैं, उनके लिए ट्रेड यूनियंस होती है। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि वेज अर्नर्स। ठीक है, तो ट्रेड यूनियंस जब अच्छे से आ गई तो ट्रेड यूनियंस के लिए इंडिया में एक एक्ट भी बना दिया गया, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, जिसमें ट्रेड यूनियन को क्या करना चाहिए, क्या उनके लिए लीगल है, क्या इलीगल है, वो सब एक्सप्लेन्ड है। तो अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाते हैं। ट्रेड यूनियन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? यूनियन ऑफ एम्प्लॉय, ये एम्प्लॉयज़ का संगठन होता है, एम्प्लॉयज़ का यूनियन होती है, ये हम शुरू में पढ़ चुके थे। सेकंड, अ परमानेंट कॉम्बिनेशन, ये एक परमानेंट कॉम्बिनेशन होता है। ऐसा नहीं है कि 8-10 लोगों की ट्रेड यूनियन बन गई, कल खत्म हो गई, फिर परसों दूसरे 10 लोगों की बन गई। नहीं, एक बार जो ट्रेड यूनियन बन जाती है वो बन जाती है। हाँ, वो बात एक अलग है कि एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मेंबर्स वो चलता रहता है, बट हाँ, जो यूनियन है वो परमानेंट रहेगी। नेक्स्ट, इकोनॉमिक, वोकेशनल एंड अदर इंटरेस्ट, जो हमारी ट्रेड यूनियन होती है वो इकोनॉमिक रीजंस के लिए भी काम करती है, वोकेशनल रीजंस के लिए भी काम करती है और एम्प्लॉयज़ के बाकी इंटरेस्ट के लिए भी काम करती है। इकोनॉमिक में लाइक उनकी वर्किंग कंडीशंस हो गई, वर्किंग आवर्स हो गए, वेजेस हो गई, इन सब से डील करते हैं। नेक्स्ट आता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ डिफेंस। ट्रेड यूनियन डिफेंस का इंस्ट्रूमेंट है। किसके डिफेंस का इंस्ट्रूमेंट है? एम्प्लॉयज़ के डिफेंस का इंस्ट्रूमेंट है। एम्प्लॉयज़ के साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है, कोई दिक्कत उनको आ रही है, तो वो ट्रेड यूनियंस की हेल्प ले सकते हैं एम्प्लॉयर से बचने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है क्लास डिस्टिंक्शन का। तो देखो, जो ट्रेड यूनियन होते हैं ना, इसमें एक पर्टिकुलर क्लास के मेंबर्स होते हैं। कौन सी क्लास के मेंबर्स होते हैं? लोअर लेवल क्लास के मेंबर्स होते हैं। और जो नए मेंबर ऐड होंगे वो भी लोअर लेवल क्लास के ही होंगे, मींस टू से वर्कर्स ही होंगे। कभी भी एक ट्रेड यूनियन में कोई मैनेजर इंक्लूड नहीं किया जाता या कोई डायरेक्टर, कोई सीईओ इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, लास्ट हमारा पॉइंट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स का, एनवायरमेंटल चेंजेस। अगर कोई एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो कोई भी बदलाव हो रहा है, तो ट्रेड यूनियन का काम है कि वो अपने वर्कर्स को, एम्प्लॉयज़ को, अपने मेंबर्स को उससे इंट्रोड्यूस कराएं, उसके बारे में बताएं, उनको ट्रेन करें।
ठीक है, ताकि उनको प्रॉब्लम्स ना हो। अब हम आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियंस पे। ट्रेड यूनियंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? सबसे पहला रिप्रेजेंटेशन। ट्रेड यूनियन क्या करते हैं? अपने एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट करती है एम्प्लॉयर्स के सामने, कंपनी के ओनर के सामने उनकी बात ले जाती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है नेगोशिएशन। एम्प्लॉयज़ को कुछ ना कुछ चाहिए रहता है, ठीक है, तो अब उनकी जो डिमांड्स हैं वो कंपनी के ओनर के सामने लेके जा करके, ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का ओनर ऐसा थोड़ी है कि कुछ भी मांग लिया और मिल गया, नेगोशिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो उनकी डिमांड्स को पूरी करने के लिए कुछ प्रोसेस फॉलो करनी पड़ती है, दैट इज़ नेगोशिएशन। देखो यहाँ पे मैंने एम्प्लॉयर को बार बार यूज़ नहीं करके मैंने कंपनी के ओनर का शब्द का यूज़ किया है, क्योंकि एम्प्लॉयर में हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉयर की जगह कंपनी के ओनर का शब्द यूज़ कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट आता है वर्किंग कंडीशन। वर्किंग कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए। वर्किंग कंडीशन अच्छे से मतलब है ऐसा नहीं कि 5 स्टार जैसी होनी चाहिए। वर्किंग कंडीशन में साफ़ सुथरा होना चाहिए, अच्छे वॉशरूम्स होने चाहिए, प्रॉपर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए, एयरी होना चाहिए। तो ये सब वर्किंग कंडीशंस में आता है। नेक्स्ट आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मेंबर्स में भी होना चाहिए और एम्प्लॉयर्स मतलब कंपनी के ओनर्स में भी डिसिप्लिन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कभी भी कोई भी पॉलिसी बना दी जो कि मेंबर्स के अगेंस्ट वर्क कर रही है, तो क्या होगा, ट्रेड यूनियन उनके बिहाफ पर काम करेगी। नेक्स्ट आता है वॉइस इन डिसीजन अफेक्टिंग वर्कर्स। अगर कोई ऐसा डिसीजन लेते हैं हमारे कंपनी वाले जो कि वर्कर्स को अफेक्ट कर रहा है, तो ट्रेड यूनियन अपनी वॉइस रेज जरूर करेगी, ट्रेड यूनियन क्वेश्चन ज़रूर करेगी और ऑब्वियस सी बात है उनको हेल्प भी करेगी। वो काम है उनका, कर्तव्य है उनका। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। वर्कर्स को एजुकेट करना, ट्रेनिंग देना। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर कोई भी इन्वायरमेंटल चेंज आता है तो या कोई टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है, तो हमारी जो ट्रेड यूनियन है एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करती है ताकि उनको उनकी नौकरी ना जाए, ठीक है, और वो जल्दी से जल्दी जो अडेप्टेबिलिटी है वो ले ले। नेक्स्ट आता है लीगल असिस्टेंस। जो ट्रेड यूनियन होती है ना वो लीगली भी अपने मेंबर्स को हेल्प करती है, ठीक है, और तो और फाइनेंशियली भी हेल्प करती है। लीगल में क्या होता है, उनको लीगल एडवाइस देना कि अगर उनके सपोज कुछ गलती हो गई है, कोई केस चल रहा है, फाइनेंशियल में उनके डेट प्रोवाइड करना, लोन प्रोवाइड करना, इन सब चीज़ों में हेल्प करता है। लास्ट आता है वेलफेयर बेनिफिट। ट्रेड यूनियंस अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए भी काम करती है। अगर किसी को अपने किड्स के एजुकेशन के लिए हेल्प चाहिए या किसी को हाउसिंग असिस्टेंस चाहिए, कुछ भी चाहिए, हर तरीके की हेल्प जो है ट्रेड यूनियंस करती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रेड यूनियंस पे। सबसे पहला प्रिंसिपल है यूनिटी स्ट्रेंथ। ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं तो इसलिए आई डोंट थिंक आई शुड रिपीट दिस। नेक्स्ट पे आ जाता है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ट्रेड यूनियन का सबसे दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत है कि हर एक जैसे काम के लिए हर एक एम्प्लॉय को बराबर की सैलरी मिलनी चाहिए, बराबर की वेजेस मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो मेन है, विमेन है, फिर चाहे वो आदमी है या औरत है, ठीक है। सेम वर्क, सेम पे सिस्टम, सेम पे स्केल। थर्ड, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस। सर्विस जो भी बंदा अपनी सर्विस दे रहा है ना, वो उसको जॉब सिक्योरिटी दिलाना ट्रेड यूनियन का काम है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी ऑफ सर्विस में एक और पॉइंट आता है कि ट्रेड यूनियंस जो है ना अपनी सर्विस सिक्योरली हर एक एम्प्लॉय को, हर एक मेंबर को, अपनी यूनियन के को प्रोवाइड करती है, फिर चाहे कैसे भी करे, बाय हुक और बाय क्रूक। नेक्स्ट पॉइंट आता है फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। तो यहाँ पर फंक्शंस क्या होते हैं? पहला आता है इनमोरल फंक्शन, जिसको भी इंट्राम्यूरल फंक्शंस भी कहा जाता है या मिलिटेंट फाइटिंग फंक्शंस भी क्या कहा जाता है। इन फंक्शंस में क्या होता है, यूनियन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग का इस्तेमाल करती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग पे ऑलरेडी एक वीडियो है, प्लीज़ आप बाकी वीडियोस में चेक कर लीजिए प्लेलिस्ट में, ठीक है। लेकिन अगर कलेक्टिव बार्गेनिंग काम नहीं करती है तो वो हार्ड एक्शंस भी ले सकते हैं, वो स्ट्राइक्स भी कर सकते हैं और अदर प्रेशर टूल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मतलब एक समरी दे दूं कि अगर घी सीधे हाथ से नहीं निकल रहा है तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, ठीक है। तो इसमें टॉपिक कौन कौन से इंक्लूड होते हैं कि वर्कर्स की हायर वेजेस, उनकी वेजेस बढ़ाना, बेटर वर्किंग कंडीशन देना, वर्कर्स के स्टेटस को बनाए रखना, मतलब कोई भी उनके साथ बदतमीजी ना करे, प्रॉपर काम करे। एम्प्लॉयर्स ऐसा नहीं है कि उनके साथ मिसबिहेव करें ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रोटेक्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना। सैनिटेशन, प्रॉपर सफाई, वर्किंग कंडीशंस का ध्यान रखना एंड उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना, कोई भी उनके साथ हादसा नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयर की गलती की वजह से।
नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा मोरल फंक्शन, इसको भी एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शंस भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, एम्प्लॉयज़ में कॉपरेशन की स्पिरिट लेकर आता है मेंबर्स में। एक्स्ट्रा म्यूरल फंक्शंस में सबसे बड़ा फंक्शन ये होता है कि यूनियन जो होती है ना फंड रेज करती है। फंड कैसे रेज करती है, जितने भी एम्प्लॉयज़ उसके मेंबर हैं, जितने भी वर्कर्स उसके मेंबर हैं, उन सबसे सब्सक्रिप्शन फ़ी लेती है, मेंबर फ़ी लेती है। जैसे कि हम नेटफ्लिक्स के लिए, यूट्यूब के लिए लेते हैं ना प्रीमियम, बिल्कुल ही उसी तरीके से। और उस पैसे को वो जो ट्रेड यूनियन है वो अपने मेंबर्स के लिए ही खर्च करती है, उनके वेलफेयर के लिए भी खर्च करती है। जैसे कि उनकी एजुकेशन फैसिलिटीज़ है, हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं। और तो और अगर किसी एम्प्लॉय की अनटाइमली डेथ हो जाती है किसी घटना के दौरान, तो उस इंसान की फैमिली की भी फाइनेंशियली हेल्प करती है ट्रेड यूनियन। और ये जो फंक्शन होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलिटिकल फंक्शन। देखो, ट्रेड यूनियन आए इंडिया में और पॉलिटिक्स ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इंडियन ट्रेड यूनियन ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में है। ट्रेड यूनियंस अलग अलग तरह के छोटे मोटे इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करती हैं और धीरे धीरे क्या होता है, ये नेशनल पार्लियामेंट में अपना एक या दो जो भी है मेंबर जो है सेटल कर देते हैं। और जब इनके पास गवर्नमेंट पावर आ जाती है हाथ में, तो ये अपने जो यूनियन के पर्सनल मुद्दे होते हैं ना, उनको इस्तेमाल करने लगते हैं एम्प्लॉयर्स के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। ये है इंडियन पॉलिटिक्स का सिस्टम। अब यहाँ पर जो अदर पॉलिटिशियंस है वो और ट्रेड यूनियंस दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं। जब भी पॉलिटिशियंस को किसी मुद्दे को लेकर के बढ़ा चढ़ा के दिखाना होता है, प्रोटेस्ट करवाना होता है, तब वो लोग एम्प्लॉयज़ को भगा करके ले आते हैं। ठीक है, ये इंडियन ट्रेड यूनियन का बहुत बड़ा रोल है पॉलिटिकल फंक्शन में। ठीक है, अब नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्टिविटीज़ भी आते हैं। देखो, इंटरनेशनल लेवल पर भी ट्रेड यूनियंस होती हैं जो कि सोसाइटी के लिए नेचुरल कैलमिटीज़ के दौरान या युद्ध के दौरान काम में आती हैं। ये लोग नेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी हेल्प करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का मैंने एग्जांपल दिया है, वर्ल्ड लेबर यूनियन फेडरेशन। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ के मोराल के लिए काम करते हैं, इंडस्ट्रीज़ को कंट्रोल भी करते हैं और डिसिप्लिन बनाए रखते हैं। लेकिन अगर किसी दूसरे देश की कंपनी को, सॉरी नॉट कंपनी, दूसरे देश के एम्प्लॉयज़ को, लेबर को या किसी अदर ट्रेड यूनियन को हेल्प की ज़रूरत है, तो ये वहाँ पर भी हेल्प करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।